हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 20 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, कल ही के थर्ड शिफ्ट से यहाँ पे फोर्थ फेज का एग्जाम शुरू हो चुका था। आज भी फोर्थ फेज का एग्जाम चल रहे हैं आज से। तो आइए फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें और पैटर्न में बदलाव की, तो देखिए पेपर की डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल आज मॉडरेट बताया जा रहा है। लेंदी बहुत ज्यादा प्रश्न दिए गए, न्यूमेरिकल कम दिए गए, लेकिन दोस्तों काफी ज्यादा यहाँ पे स्क्रॉल करने पड़ते थे छात्र को। बहुत बड़े बड़े सवाल दिए गए आपके साइंस वाले पोर्शन से भी, जीके वाले भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल डाले गए, नए नए सवाल आए। इसके बाद बात करें हम लोग रीजनिंग वाले पोर्शन की, तो रीजनिंग में इजी टू मॉडरेट बताई जा रही है। जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के लगभग 6 सवाल आए थे और करने लायक सवाल दिए गए थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। इसके बाद जो डायरेक्शन वाले आए हैं वो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग सिलोगिज्म, यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, इनइक्वालिटी हो गई, 2 से 3 सवाल, ये सब करने लायक आज दिया गया था। तो ऑन एवरेज छात्र हैं जो कि यहाँ पे 24-25 करके आ सकते थे रीजनिंग में। वही मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट बताया जा रहा है, जिसमें समय लगने वाले थे, तो इसको छात्र छोड़े भी हैं, कुछ कुछ यहाँ पे किए भी हैं। तो इजी टू मॉडरेट था, ये भी 20 प्लस यहाँ पे करने लायक थे। साइंस में दोस्तों आज थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के पूछा है। कल भी आप लोगों ने देखा था थर्ड शिफ्ट में कि किस तरह से पेपर आ रहे थे। तो लेंदी प्रश्न अभी ज्यादा डाल रहे हैं, जिसमें ऑप्शन काफी बड़े बड़े दिए जा रहे हैं। बाकी पैटर्न वही रह रहा है। यहां पे बात कर रहे दोस्तों करेंट अफेयर की, तो करेंट अफेयर 2022 से भी पूछा है, 2021 के भी करेंट अफेयर से पूछने योजना से भी दोस्तों कई सारे सवाल बने हैं। यहां पे अटेम्प्ट की बात करें तो एक छात्र के अटेम्प्ट यहां पे रहे 76, एक छात्र के अटेम्प्ट थे 70 मार्क्स, 70 के आसपास, और एक छात्र के जो अटेम्प्ट रहे वो 65 अटेम्प्ट रहे, एक के 61 अटेम्प्ट, और एक कैंडिडेट है जिनका यहाँ पे 56 अटेम्प्ट रहे हैं। तो आज अटेम्प्ट ज्यादा छात्र लिए नहीं है। यहाँ पे अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस किसी किसी जो लैब है वहां पे 60% के आसपास, किसी किसी लैब में 35% के आसपास भी, और कहीं कहीं पे सेंटर पे मैंने बात की तो वहां पे दोस्तों 40% के आसपास भी बताया जा रहे हैं। तो मिक्स है, अलग अलग जगह पे अलग अलग अटेंडेंस देखने को मिल रहे हैं। तो आइए आज के फर्स्ट शिफ्ट के सारे सवाल हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाई करनी है, देखिए इनके तरफ से अभी फ्लैश सेल चल रहे हैं, जिसमें आपको 580 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के 45,000 प्लस अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा बाई करते समय जैसे ही कूपन कोड न्यू टाइप करते हो तुरंत ही आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएंगे। यानी ईयरली टेक्स्ट बुक पास आप लोग 399 रुपए में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, खास करके आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। एसएससी बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आकर सारी लिंक चेक कर लीजिएगा। चाहो तो दोस्तों आप लोग बाई कर लीजिएगा। तो ये फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी कई सारे सवाल हैं जो कि रिपीट हुए हैं, यहां तक कि करंट अफेयर का सवाल दोस्तों रिपीट हुआ है। देखिए आज के फर्स्ट शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था संविधान से, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ है। तो जो 42nd जो अमेंडमेंट है वो 1976 में लागू हुआ है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एक सवाल देखिए पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हैं, यानी नेचुरल तत्व कितने हैं। तो नेचुरल एलिमेंट की संख्या कितनी है, 94 है, और टोटल बात करें तो 118 है। तो ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। एक देखिए सवाल पूछा गया है, मशरूम किस प्रकार का जीव है। तो मशरूम जो होता है वो मृत जीवी जीव होता है, यानी सैप्रोफाइट होता है, और फंजाई में ये आता है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। एक देखिए कवक में आता है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो पीरियोडिक टेबल होती है, अगर किसी भी पीरियड में किसी भी आवर्त में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे यानी बाएं से लेके दाएं की ओर जाएंगे, तो जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो दोस्तों एटॉमिक नंबर बढ़ते चला जाता है, यानी परमाणु क्रमांक है वो यहाँ पे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन वही बात कर ले साइज की, तो लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो साइज यहाँ पे घटते चला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होती जाती है, तो निगेटिविटी बढ़ेगा तो यहाँ पे साइज भी इसका सिकुड़ता जाएगा, घटता चला जाएगा। लेकिन वही ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज यहाँ पे बड़ा होते चला जाता है, नीचे वाले का साइज बड़ा और ऊपर वाले का छोटा रहता है। और मेटालिक कैरेक्टर यानी धात्विक गुण भी बढ़ते चला जाता है, ऊपर का धात्विक गुण कम होता है, नीचे वाले का धात्विक गुण ज्यादा होता है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही आज सवाल पूछा है। तो एटॉमिक नंबर का क्या होगा, एटॉमिक परमाणु क्रमांक है जो कि लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा। एक सवाल देखिए पूछा गया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। देखिए आज जो सवाल पूछे गए हैं आपके लाइट वाले टॉपिक से, प्रकाश वाले टॉपिक से कई सारे सवाल हैं, लेकिन सभी के सभी सवाल दोस्तों कंसेप्ट पर आधारित है और थोड़ा लंबा लंबा सवाल दिया गया है। एक और देखिए यहाँ पे छात्र के द्वारा बताया जा रहा है कि जो सवाल है लगभग 3 से 4 लाइन में यहाँ पे तो दिए जा रहे हैं कई सवाल, और उसको स्क्रॉल करने में काफी दिक्कत हो रही है, पूरा का पूरा स्क्रीन यहाँ पे कवर कर ले रहा है, तो इसमें समय लग रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, टाइम का मैनेजमेंट करना तो आपके हाथ में है कि कैसे कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो इसके बारे में क्या सही है। अब इसमें 4 बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए थे, उसको पढ़ना, फिर उसको आंसर करना सही से सोच के कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, और काफी क्लोज क्लोज भी ऑप्शन दिए जाते हैं। अब इसमें देखिए हो सकता है कि ये पूछा गया होगा कि अगर कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर कोई जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो जो रेयरर मीडियम होता है और डेंसर मीडियम होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो ये पूछा गया होगा, शायद इसका ऑप्शन दिया गया होगा इस तरह से कि किसका अपवर्तनांक है वो ज्यादा या कम होता है। या फिर ऐसे दिया गया होगा कि कोई लाइट जो पास करती है तो अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगी तो वहां पे जो है झुक जाएगी, इस तरह से अभिलंब की ओर यानी नॉर्मल की तरफ यहाँ पे झुक जाएगी। या फिर जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए कोई तो ये अभिलंब से दूर की ओर इस तरह से करके निकल जाएगी लाइट, इस तरह से मुड़ के। तो ऐसे ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें आपको करना होगा। एक सवाल देखिए पूछा गया है, गाड़ी की हेडलाइट मिरर रहती है उससे प्रकाश का क्या होता है। अब गाड़ी की जो हेडलाइट का मिरर रहता है इसके बारे में पहले भी सवाल आया था, आज भी सवाल आया, लेकिन आज प्रॉपर्टी से पूछा था कि आखिर उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन था, अपवर्तन, डिस्पर्सन और स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। तो देखिए गाड़ी की जो हेडलाइट होती है दोस्तों वहां पे रिफ्रैक्शन तो होगा नहीं, स्कैटरिंग प्रकीर्णन तो होगा नहीं, डिस्पर्सन होता है यानी जो प्रकाश होता है उसका बहुत ज्यादा फैलाव हो जाता है इसलिए ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है। तो डिस्पर्सन जो लगा के हैं उनका सही हो जाएगा। एक देखिए सवाल आज पूछा है, समतल दर्पण यानी जो प्लेन मिरर होती है इसकी प्रॉपर्टी पूछ ली गई। देखिए जितने भी सवाल आज के लाइट वाले टॉपिक से बने, प्रकाश वाले से, सब यहाँ पे कंसेप्ट पर ही आधारित था। यहाँ पे समतल दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखते हैं उतनी दूरी पे इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ये बिल्कुल सही है। लैटरल इन्वर्सन शो करता है, यानी जब समतल दर्पण होती है उसमें लैटरल इन्वर्सन होता है, हमारी जो फेस का लेफ्ट होता है वो राइट दिखाएगा, राइट का लेफ्ट दिखाता है इस तरह से, तो ये भी सही है। मिरर के पीछे बनता है इमेज, तो ये भी सही है, जो मिरर होता है उसके दर्पण के पीछे यहाँ पे इमेज बनता है और उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर रखा हो। एक था ऑल ऑफ दीज, तो सभी के सभी दोस्तों यहाँ पे सही है। ऐसे भी था कि ए सही है सिर्फ, या फिर बी सही है, या फिर ए बी दोनों सही है, या फिर सभी, तो सारे के सारे इस तरह से सही हो जाएंगे। एक सवाल देखिए पूछा गया है, अगर उल्टा बड़ा और आवर्धित इमेज बनती है तो वो कौन सा दर्पण होगा, ये भी कंसेप्ट पर आधारित। तो आवर्धित यानी कि मैग्नीफाइड बड़ा होना चाहिए और उल्टा होना चाहिए, तो ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा यानी कनकेव मिरर होगा, तभी दोस्तों यहाँ पे उल्टा बनेगा और बड़ा भी बनेगा और आवर्धित बनेगा। एक कई केस में छोटा भी बनता है लेकिन यहाँ पे बड़ा भी बन जाता है एक केस में। एक देखिए प्रश्न पूछा है, अगर फोकस दूरी को दुगना कर दें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या आखिर कितना हो जाएगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, आज का एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है। इसमें हो सकता है कि कुछ छात्र यहाँ पे गलती भी कर दिए होंगे। देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। फोकस दूरी को अगर दुगना कर देते हैं तब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या होती है वो आखिर कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, 2 फोकल लेंथ के बराबर, इतना होता है, r बराबर 2f। ऐसे भी जानते हैं कि फोकल लेंथ होता है जो r/2 होता है, तो इसी से निकलता है कि r बराबर 2f इतना होता है। तो अगर बोला जाए कि फोकस को दुगना कर दिया जाए तो अब जो f है मान लेते हैं कि 2f कर दिए, इस तरह से कर दिए। तो अब हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे इस फोकल लेंथ का, अगर डबल कर देते हैं तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा, बड़ा वाला f इस तरह से। लेकिन f के जगह तो 2f है तो यहाँ पे r बराबर 2 × 2f इतना लिख सकते हैं। अब 2f के जगह पे हम लोग r लिख सकते हैं क्योंकि r बराबर 2f होता है शुरुआत में जो हम लोग लेके चले थे, तो r बराबर 2 × r ये हो जाएगा। यानी जब अगर फोकल लेंथ को दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, यानी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, डबल यानी दुगना हो जाएगा। अब इसमें 4 गुना ऑप्शन में था, कोई चेंज नहीं होगा, ये भी ऑप्शन में था, तो कुछ कोई चेंज नहीं भी मारे हैं और कोई यहाँ पे 4 गुना भी लगा दिए हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पे इसको सोल्व कर लेना था। फोकल लेंथ को डबल करने पे यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी दोस्तों यहाँ पे डबल हो जाएगा इस तरह से। देखिए एक सवाल पूछा गया है, Fe + CuSO4 रिएक्शन में क्या सही है। अब ये भी सवाल पूछा है, अब रिएक्शन करवाना था और 4 स्टेटमेंट दिया गया था कि इसमें से कौन सा सही है। तो एक स्टेटमेंट था कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना लेगा, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में बात करें तो आयरन का जो रिएक्टिविटी होता है, अभिक्रियाशीलता, वो ज्यादा होता है कॉपर से, इसलिए इसको डिस्प्लेस करके FeSO4 बना लेगा, कॉपर को हटा देगा, तो ये आंसर हो जाता। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि सामान्य बजट रेल बजट कब एक साथ कर दिया गया था, यानी सामान्य बजट में रेलवे बजट है उसको कब एक साथ कर दिया था। तो 2017 में इसको एक साथ कर दिया था, मर्ज कर दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कोविड-19 से पीड़ित बच्चों के लिए संवेदना योजना किस मंत्रालय ने चलाया है। अब देखिए दोस्तों, संवेदना योजना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके सेकंड फेज के एग्जाम चले थे उस समय संवेदना योजना पूछा गया था कि किसके लिए है, तो कोविड से प्रभावित बच्चों के लिए। लेकिन आज पूछ लिया गया कि किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, ये सवाल पूछे गए हैं, तो उसी से संबंधित है। अब कौन से मंत्रालय ने चलाया है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संवेदना योजना चलाया गया है।
एक सवाल देखिए पूछा है, तेजस्विनी योजना किस राज्य में चलाया गया है या फिर यूनियन टेरिटरी में चलाया गया है? तो तेजस्विनी योजना जो है गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए झारखंड स्टेट में चलाए गए हैं। एक सवाल देखिए पूछा है, ये भी दोस्तों रिपीटेड सवाल है, कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। परिनालिका यानी जो सोलेनॉइड होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां पर सबसे ज्यादा होती है? तो जो सोलेनॉइड होता है उसके जो सेंटर होते हैं उसमें दोस्तों सेंटर पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके छोर पे कम मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बीच में यानी सेंटर पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकत्व। एक प्रश्न पूछा गया है, देखिए मछली का एक डायग्राम दे दिया गया था फ्रेंड्स, और यहाँ पे पूछ लिया गया था, वहां पे गिल्स जो होते हैं और क्लोन और ये सारे का यहाँ पे फिगर दिया था, और उसमें से पूछा कि सांस कहां से लेती है? तो गिल्स से लेती है। तो गिल्स बस आपको दिखाना था, 1 2 3 इस तरह से करके दिया था कि कौन सा यहाँ पे गिल्स होगा, तो ये आपको बताना था। तो एक डायग्राम वाला पूछा आज। एक और देखिए प्रश्न जो कि रिपीटेड प्रश्न है, ये पहले भी पूछ दिया है। मादा पुष्प के जननांग यानी जो फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे रिलेटेड सवाल पूछा है, जिसमें ऑप्शन भेजा गया है अंडाशय, पुंकेसर, परागकोश, इस तरह से करके ऑप्शन भेजे गए हैं। तो इसमें से आपको सही करना था। तो अंडाशय तो यहाँ पे मादा वाला में होगा, तो जो ऑप्शन भेजा गया है इसके अकॉर्डिंग तो ये होगा, बाकी जो ऑप्शन दिया गया होगा जो पेपर तक क्या है बताइएगा। लेकिन दोस्तों ये सवाल में इस तरह से रिपीटेड सवाल पूछा। एक देखिए प्रश्न पूछा है, ये भी रिपीटेड है। देखिए परसों भी दोस्तों मैंने ऐसे एक प्रश्न करवाए हैं और कल भी मैंने फर्स्ट शिफ्ट में कराए हैं। देखिए 30 वाट और 50 वाट के 2 बल्ब हैं जो कि पैरेलल में लगी हुई है, समांतर में लगी हुई है। 220 वोल्ट की सप्लाई पर कौन सा बल्ब तेज जलेगा? अब इसमें मैंने बताया था कि कौन सा बल्ब कब तेज जलेगा, सीरीज में कब जलेगा तेज, और पैरेलल में लगा रहे तो कब जलेगा। तो पैरेलल में हम लोग लगा देते हैं, तो पैरेलल में ये वाली पहले बल्ब है और एक और बल्ब ले लेते हैं, ये वाली बल्ब है, इसको हम जोड़ दिए, 220 वोल्ट का सप्लाई दे दिए। तो ये है 30 वाट, ये है 50 वाट, 50 वाट। तो कौन सबसे ज्यादा जलेगी? तो देखिए पैरेलल में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज्यादा वाट वाला रहेगा वो सबसे ज्यादा यहाँ पे करंट डिसिपेट करेगा। अपने पास जो पावर डिसिपेट होता है सबसे ज्यादा के पास होगा, ज्यादा वाट वाले का। अगर पैरेलल में जोड़ा जाए तो 50 वाट का जो बल्ब है वो दोस्तों तेज जलेगा अगर पैरेलल में जोड़ा जाए तो। अगर सीरीज में बात करें कि सीरीज में इस तरह से जोड़ दिया जाता, इस तरह से बल्ब दोनों को, तो जो कम वाट वाला रहता 30 वाट वाला, 50 वाट वाला, तो सीरीज में जोड़ने पे 30 वाट वाला दोस्तों यहाँ पे ज्यादा तेज जलेगा। लेकिन पैरेलल में जो ज्यादा वाट वाला रहेगा वही ज्यादा तेज जलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? पैरेलल में जोड़ा है तो 50 वाट वाला बल्ब है वो ज्यादा तेज जलेगा। एक सवाल देखिए पूछा है कि 220 वोल्ट और 15 एम्पियर वाले सप्लाई में 100 वाट के कितने बल्ब लग सकते हैं? कल दोस्तों थर्ड शिफ्ट में सेम टू सेम इसी तरह का सवाल आया था। अभी सिर्फ डेटा चेंज कर दिया गया है कि आखिर कितना जो है 100 वाट का बल्ब हम लोग लगा सकते हैं। तो दिया था वोल्टेज और दिया था यहाँ पे करंट। तो सबसे पहले टोटल पावर निकाल लेंगे। तो टोटल पावर बराबर होता है V गुना I, यानी 220 गुना 15 यहाँ पे कर देंगे। तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा टोटल यहाँ पे 3300 वाट। अब बोला गया है कि ये जो 3300 वाट है जो हमारी टोटल यहाँ पे पावर निकली, आखिर 100 वाट के कितने बल्ब इससे जोड़ सकते हैं, इसमें कितना लगा सकते हैं? तो टोटल यहाँ पे 100 वाट वाला से डिवाइड कर देंगे एक बल्ब से, तो टोटल हमारी बल्ब निकल के आ जाएगी। तो काट देंगे तो यहाँ पे टोटल 33 बल्ब दोस्तों 100 वाट वाली हम लोग लगा सकते हैं, 220 वोल्ट और 15 एम्पियर का सप्लाई रहे तो ये भी सिंपल सा है, ज्यादा हार्ड नहीं था, ऐसे बना सकते थे इसको। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि जलीय विलयन का सॉलिड यानी ठोस बनना कौन सा रिएक्शन कहलाता है? तो इसके मुझे आंसर नहीं पता है। ये भी सवाल आज केमिस्ट्री का एक पूछा गया है। एक सवाल देखिए पूछा गया है, ये भी दोस्तों काफी अच्छा सवाल है। देखिए रेजिस्टेंस 50 ओम दी गई थी, अगर एरिया 0.3 mm स्क्वायर से बढ़कर 0.6 mm स्क्वायर हो जाती है और लंबाई में कोई भी बदलाव नहीं होता, अब रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अब जो थोड़ा बड़ा सवाल दिया गया है इसमें छात्र पढ़ना नहीं चाहते हैं या फिर इसको स्किप करके भाग जाते हैं, लेकिन दोस्तों सिंपल सा सवाल है, इसको थोड़ा सा समझ जाइएगा तो इजिली बन जाएगा। अब लेंथ में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस में बदलाव किया गया? सिर्फ और सिर्फ एरिया में बदलाव किया गया। एरिया में वही बदलाव कैसे किया गया? एरिया 0.3 था, अब 0.6 कर दिया, यानी एरिया को डबल कर दिया। तो आपको पता है कि जब एरिया को डबल करते हैं तब रेजिस्टेंस जो है हमारी हाफ हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर होता है रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, यानी इसका जो है उल्टा चलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ए बढ़ेगा तो ए घटेगा, अगर ए बढ़ा देंगे तो एरिया घट जाएगा। तो इस तरह से तो एरिया डबल हो गई, दुगनी हो गई, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आधी हो जाएगी। तो 50 ओम था तो अब यहाँ पे एरिया को बढ़ा दिया तो अब कितना हो जाएगा? तो 50/2 यानी कि आधा हो गया, तो 25 ओम। तो 25 ओम यहाँ पे इसका आंसर निकल के आ जाता। एक देखिए सवाल पूछा गया है, ये भी काफी लंबा सवाल दिया गया था और ये भी काफी अच्छा सवाल है। देखिए सिल्वर की रेसिस्टिविटी दी गई थी यानी प्रतिरोधकता दी गई थी, और एल्यूमिनियम की भी प्रतिरोधकता दी गई थी। 2 मटेरियल था, 2 वायर था, सिल्वर का वायर और एल्यूमिनियम का वायर। इसके बाद सिल्वर वायर का लेंथ और एरिया दिया गया था। अब डेटा याद नहीं है छात्र को, यहाँ पे कुछ लेंथ दिया गया होगा 10 मीटर या फिर कुछ भी, एरिया दिया होगा 5 मीटर स्क्वायर या फिर कुछ ऐसे करके। अगर एल्यूमिनियम वायर का लेंथ
अगर एल्यूमिनियम वायर का लेंथ सिल्वर वायर से 5L कर दिया, यानी 5 गुना इससे है, और एरिया 9 गुना इससे ज्यादा है, तब किसका रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा? अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे रेसिस्टिविटी पूछी गई होगी तब तो यहाँ पे कोई भी चेंजेज होगा ही नहीं, क्योंकि रेसिस्टिविटी जो प्रतिरोधकता होती है वो किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि किस तरह का मटेरियल है। तो एक तो सिल्वर का है, एक तो एल्यूमिनियम का है, तो दोनों का अलग अलग रेसिस्टिविटी होगा। तो लेंथ को बढ़ा देंगे, एरिया को घटा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेसिस्टिविटी में, प्रतिरोधकता में। तो रेसिस्टिविटी क्या होगा? तो दोनों सेम टू सेम होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन वही अगर पूछ ली जाती कि रेजिस्टेंस क्या होगा, तब यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट सवाल हो जाता, क्योंकि सोल्व करना होता। इसका पहले सारा कुछ दिया रहता, तो इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, रो एल बटा ए वाले फॉर्मूला से इसको करके इक्वेट करके आर ए बटा एल करके निकालते हैं, फिर रेजिस्टेंस निकालते हैं इसमें डाल के। इसके बाद इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं 5 गुना लेंथ और 9 गुना यहाँ पे एरिया बढ़ाकर इससे, तब जाके यहाँ पे बताते हैं कि किसका ज्यादा है। तो देखिए कितना बड़ा हो जाता है वैसे सोल्व करने पे। लेकिन अगर रेसिस्टिविटी पूछी गई हुई तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है। एक देखिए प्रश्न पूछा है, तौकाते चक्रवात कब आया था? अभी देखिए दोस्तों, तौकाते जो चक्रवात है 2021 में आया था, तौकाते साइक्लोन। एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वाले से हाइड्रोकार्बन से C3H4 दिया गया था और बोला कि ये क्या है? अल्केन है, अल्कीन है या फिर अल्काइन है। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का जानते हैं CnH2n, और अल्काइन का जानते हैं CnH2n-2। अब इसमें बैठाएंगे तो 3 कार्बन लिया है, तो 3 कार्बन हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 कार्बन लिए तो 3 दूना 6 + 2 8, यानी C3H8 ये होना चाहिए था अगर अल्केन होता तो। ये तो खत्म हो गया, ये तो ये वाला है, तो अल्केन तो है नहीं। अल्कीन में बैठाते हैं तो यहाँ पे 3 डालें तो CnH2n तो 6 हो जाएगा, तो C3H6 होना चाहिए था अगर अल्कीन होता तो ये भी खत्म हो गया। अब अल्काइन वाले में डालते हैं CnH2n-2, तो 3 डाले यहाँ पे, तो 3 दूने 6 और -2 तो 4, तो C3H4 आ गया, यानी क्या है? ये अल्काइन है। तो दोस्तों ये वाला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता। एक देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है, भारत में पहला हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? और एक सवाल और दूसरे छात्र द्वारा भेजा गया है कि सर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट भारत में कब स्थापित हुआ था, उच्चतम न्यायालय। अब देखिए एक कोई पूछा गया होगा दोस्तों ये, या फिर एक थोड़ा कंफ्यूजन होता है एग्जाम हॉल में निकलने के बाद, तो यहाँ पे दोनों डिस्कस कर देते हैं। अगर पहला हाई कोर्ट की बात करें, उच्च न्यायालय की बात करें, तो 1862 ईस्वी में ही पहला हाई कोर्ट का यहाँ पे हो चुका था स्थापना, कलकत्ता हाई कोर्ट का। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि पहला सुप्रीम कोर्ट, जो एक ही सुप्रीम कोर्ट इंडिया में है, लेकिन वो भी पूछा गया, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि कब स्थापित हुआ था उच्चतम न्यायालय, तो 1950 में, यानी 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो आप लोग बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट वाला था या फिर हाई कोर्ट वाला आया था। एक सवाल देखिए पूछा गया है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर संविधान में कब लागू किया गया? अब देखिए लैंग्वेज से तो आ रही है, आपके भाषा से आ रही है, तो फिर से पूछा, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा में कब लागू किया गया था संविधान में? तो 14 सितंबर 1949 को यहाँ पे लागू कर दिया गया था संविधान में। एक सवाल देखिए पूछा है कि नेपाल से कौन सी नदी निकलती है? अब 4 ऑप्शन था, उसमें एक ऑप्शन भेजा गया है कि कर्णाली नदी करके था। तो कर्णाली नदी अगर होगा तो ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये नेपाल से निकल के इंडिया में आती है। एक दोस्तों गंडक नदी भी होती है, गंडक, ये भी दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनेट होता है नेपाल से और इंडिया में ही आता है, और गंगा की सहायक नदी ये बन जाती है। तो बताइए कि क्या था उसका ऑप्शन, अगर ये होगा तो सही होगा, बाकी जो ऑप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग सही कर लेना था। एक देखिए सवाल आया है बौद्ध धर्म से कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? डायरेक्ट सवाल था, तो बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। एक देखिए फिर से रिपीटेड सवाल है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति यानी NASP किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? अब पहले सवाल पूछा था कि राष्ट्रीय वायु खेल नीति है, आखिर उसका लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 2030 तक का शीर्ष खेलों में लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, ये लक्ष्य रखा गया था। ये सवाल रिपीटेड पहले पूछ लिए गए हैं, लेकिन आज पूछा कि किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय है जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। एक प्रश्न देखिए पूछा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहा जाता है, यानी जो जिला का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसके ऑप्शन नहीं आए हैं, इसके ऑप्शन जो होंगे दोस्तों आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। हो सकता है अगर ऐसे होगा कि इसको कलेक्टर बोलते हैं या फिर जिला अधिकारी बोलते हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो वो तो सही हो जाता। DM बोलते हैं, ऐसे कोई ऑप्शन होंगे तो वो सही होंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसका हेड तो DM ही होता है, कलेक्टर होता है, जिलाधिकारी होता है। एक सवाल देखिए पूछा था, हॉकी में किस कप्तान के जन्मदिन को 2 फरवरी को मनाया जाता है? अब इसके भी ऑप्शन नहीं मिल पाया है, हालांकि मेजर ध्यानचंद के बारे में ऑप्शन नहीं था, ये छात्र द्वारा बताया जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो बाकी क्या क्या ऑप्शन थे इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको बताना था, तो ये भी एक अच्छा सवाल पूछा गया। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है केमिस्ट्री का, धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा में पानी का कितना मोलिक्यूल होता है? सिंपल सा सवाल है, ये भी रिपीटेड है। 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, Na2CO3 × 10H2O, तो 10
वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये रही आज की फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस लेवल। आप लोगों ने देखा थोड़ा सा नया नया सवाल भी दिए गए और काफी दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेटिव नेचर के, जैसे समय जो ले रहा है दोस्तों वो बहुत समय यहाँ पे लग जा रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा दिया जा रहा है, कंसेप्ट पर आधारित ज्यादा दिया जा रहा है, इसलिए थोड़ा पढ़ने में भी समय जा रहे हैं। तो टाइम का मैनेजमेंट आप लोग अच्छे से कीजिएगा। रीजनिंग आज अच्छी आई थी, मैथमेटिक्स भी ठीक ठाक आई थी, यहाँ पे करने लायक ही सवाल दिए गए थे, लेकिन जीके और साइंस वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे दिया गया था। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रियल एनालिसिस के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।